स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशिया सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपर टेट 2022 के लिए बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस एक वीडियो में हम लोग बाल विकास में आपके जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर को इस एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है अभिव्यक्ति मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वो होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है? तो वो है अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है? तो ये है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है? तो वो हो सकता है शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसे संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है? तो ये उत्पन्न करती है सीखने के समृद्ध संसाधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है? तो ये समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होगा? तो वो बुद्धि जो होगा वो मददगार साबित नहीं होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का नियम है कि? तो ये नियम है कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया? तो वो किया गाल्टन ने। अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृत्ति के निर्धारण में खाली स्थान तत्वों की भूमिका है? तो वो है परिवार की, समाज की और समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कहा है टॉयलर ने कि संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, ये कहा है आपके टॉयलर ने। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधियां हैं? तो ये हैं बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं? तो वो होते हैं भिन्न विकास की दर में। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके? तो वो किया जा सकते आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है? तो वो अस्थायी समायोजन है किसके साथ? तो पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को
क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल हर पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि रोहित उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। यह विकास के खाली स्थान को सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है व्यक्तिगत विभिन्नता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ये बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को किन बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो वो रखना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता का। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद तो ये लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है? तो वो है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है? तो वो होता है अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्तित्व का प्रकार है? तो कौन सा व्यक्ति होता है? वो होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है? तो ये है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो वो होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खाली स्थान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है युंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में और गतिवाही योग्यता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो वो किया था हिप्पोक्रेटस ने, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय को किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ये करवा सकता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? तो वो कहलाता है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है? तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्थाओं में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में, तो वो करता है विद्यालय में। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय से शिक्षार्थियों के भाग जाने का कारण है? तो वो है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। अगला प्रश्न है, बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो वह है संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा, ये हैं अभिवृत्ति मापन से संबंधित। अगला प्रश्न है, रुचि का संबंध है? तो रुचि का संबंध जो है अवधान से है।
अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता से। अगला प्रश्न है, अपवृत्ति संप्रत्यय है, तो यह है संवेगात्मक। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन तो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो यह है वंशानुक्रम और वातावरण का। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो वह है स्नायुमंडल। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रौढ़ अवस्था से। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध है, तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कहा है, तो हेडफील्ड ने। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो यह बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निवारण करना। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो यह स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है, तो यह है एक गतिशील प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वह है धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ कैसे हो जाती हैं, तो वो हो जाती हैं बहुमुखी। अगला प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, तो वो होते हैं सक्रिय तथा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, तो वो है 15 से 35 वर्ष। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 15 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, समाज की उन्नति का मूल है, तो वो है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु तो उनको क्रियाशील रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, तो वो है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है किस आयु तक, तो इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे और शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है, तो ये देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, तो आप क्या करेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे और उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है, तो वह है वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला प्रश्न है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है, तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक समरूपता का न होना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं, तो आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव। अगला प्रश्न है, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था 1866 में। अगला प्रश्न है, वंश परंपरा के प्रमुख वाहक हैं, तो वो हैं जीन, पितृक। अगला प्रश्न है, रुचि या मूल प्रवृत्तियाँ एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है, तो स्वस्थ वातावरण से। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम के प्रतिपादक हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46। आँखों व त्वचा का रंग होता है, तो फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम है, तो XY और मादा क्रोमोसोम है, तो XX। अगला प्रश्न है, वंशानुगत का निर्धारण होता है, तो ये होता है जीन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा कहलाता है, तो ये कहलाता है भ्रूण। अगला प्रश्न है,
जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो वो होती हैं 3। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है शुक्राणु। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है ओवम या अंडा। अगला प्रश्न है भ्रूण काल होता है? तो वो होता है 2 से 8 सप्ताह। अगला प्रश्न है लड़का या लड़की होना निर्धारित है? तो वो है नर शुक्राणु के द्वारा। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो वो हैं मेंडल। अगला प्रश्न है वंशक्रम संबंधी नियम है? तो समानता के नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह किसका कथन है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। तो ये कहा है सुकरात ने। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है? तो ये कहा है अरस्तु ने। अगला प्रश्न है विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो शिक्षा नियामक विज्ञान है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रकृति होती है? तो वो होती है वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो ये विलियम जेम्स के अनुसार। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो वो हैं फ्रायड। अगला प्रश्न है ये छोड़ देते हैं, ये परिभाषा दिया है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है? तो वो है निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि तो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। अगला प्रश्न है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो वह है बालकों की आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षणिक समस्याओं के समाधान हेतु। अगला प्रश्न है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है? तो वो है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षा की सहायता करता है, यह कथन है? तो ये कथन है स्किनर का। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है? तो यह है व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान है? तो यह है विधायक विज्ञान। अगला प्रश्न है निरीक्षण विधि में किया जाता है? तो दूसरों का अध्ययन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है? तो वह है व्यवहार। अगला प्रश्न है पद्धति शब्द का अर्थ है? तो पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है, उसे पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये कहा है स्किनर ने। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? तो बालक। अगला प्रश्न है शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है? तो वो आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था? तो वो था मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो वो उपनयन संस्कार से होता था। अगला प्रश्न है समावर्तन के समकक्ष संस्कार है? तो वो है उपसंपदा। समावर्तन के समकक्ष उपसंपदा। अगला प्रश्न है मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी? तो मकतब में। और उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वो मदरसे में। अगला प्रश्न है इस समय शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो ये है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है शिक्षा में सर्वाधिक जटिल समस्या है? तो प्राथमिक शिक्षा की। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में विद्यमान आवासीय विद्यालयों की तरह प्राचीन समय के स्कूल थे? तो वो थे गुरुकुल। अगला प्रश्न है नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता थे? तो वो थे फ्रोवेल। अगला प्रश्न है 3R है? तो 3R का मतलब होता है पढ़ना लिखना गणित या अंक गणित। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया? तो ये किया गया 75% ग्रामीण और 25% शहरी मेधावी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है? तो ये है 2 शिक्षक व 2 कमरों का। अगला प्रश्न है
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित हैं तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। अगला प्रश्न है डाइट का गठन किसके लिए किया गया, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ना कि कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों का सही मूल्यांकन होता है तो मासिक परीक्षा में। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो किया थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो कोहलर ने। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो स्किनर ने। अगला प्रश्न है अल्बर्ट बंडूला किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है सीखने का नियम नहीं है तो तनाव का नियम। अगला प्रश्न है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया तो कुत्ते पर। अगला प्रश्न है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्परता का नियम किसने दिया, तो ये दिया थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को खाली स्थान का संकेत माना जाइए, तो ये उनका अधिगम चरण को संकेत माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को, तो इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है आंशिक पुनर्बलन, तो ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, तो ये देता है पोषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यह सीखने के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये संबंधित है व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, तो सीखने के सादृश्यता नियम से। अगला प्रश्न है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए अच्छा आपके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है, तो ये करता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो यह है सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन है, तो ये कठिन है आंशिक पुनर्बलन के बाद। अगला प्रश्न है बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है ये उस पर आधारित हो सकता है। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो अभी हमने देखा बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो प्रतिधारण। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है, तो ये देता है प्रतिरूपण पर। अगला प्रश्न है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार, तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के निष्पादन का स्तर कितना है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है कूट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें गतिशीलता कहते हैं।
अगला प्रश्न है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे किया था? तो कुत्ते पे। अगला प्रश्न है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है? तो ये संबंधित है तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो ये गुथरी ने। अगला प्रश्न है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो ये है उत्तेजना। अगला प्रश्न है कौशल सीखने की पहली अवस्था है? तो ये है अनुकरण। अगला प्रश्न है सीखने के नियम दिए हैं? तो ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद। अगला प्रश्न है बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको हम लोग निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं या सामाजिक अधिगम उसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? तो ये दिया था स्किनर ने और इसी का नाम नैमित्तिक अनुबंधन है जिसे आरएस थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया थॉर्नडाइक ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय? तो ये बंडूरा द्वारा दिया गया है। अधिगम में खाली स्थानीय प्रभाव का नियम दिया है? तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? तो वनमानुस्कर। अगला प्रश्न है कोहलर ने विकसित किया है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल जीवन विस्तार तलरूप शक्ति संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कूट-लेविन सिद्धांत। अगला प्रश्न है अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है? तो पावलोव से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो मैस्लो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो आईपी पावलोव। आपको 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसमें पावलोव नहीं है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित। हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे तो पहले ये आप लोग वन लाइनर देख लीजिए। हम लोग अगले वीडियोज़ में हम लोग ऑप्शनल भी देखेंगे तो उससे आपको आसान लगेगा। ये थोड़ा वन लाइनर है तो थोड़ा इसमें टफ लग रहा होगा, बाकी ऑप्शनल में इतना टफ नहीं लगेगा आपको। तो हम लोग इस 500 क्वेश्चंस के बाद हम लोग ऑप्शनल भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो आंशिक क्रिया का नियम। अगला प्रश्न है एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है? तो यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला प्रश्न है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं, तो वो करती हैं वे कैसे सीखते हैं? अगला प्रश्न है कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो यह एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यवहारिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं? तो थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। अगला प्रश्न है सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो पावलोव ने। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः तो दुर्बल बालकों का अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है तत्परता का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो लक्ष्य। अगला प्रश्न बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? तो अनुबंधन के द्वारा। अगला प्रश्न कौन सा सीखने के नियम में शामिल नहीं है? तो खेल। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? तो संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो यह है मित्रों के द्वारा उपहास। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है
कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? तो स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये है बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो अनुकरण अधिगम। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो यह है एकाडमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो ये पावलोव। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो यह है ऑपरेंट अनुबंधन। अगला प्रश्न है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है प्रभाव के नियम का। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है कूटलेविन, और इन्होंने क्षेत्रवादी सिद्धांत भी दिया है। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है संज्ञानात्मक से। अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया? तो ये दिया कूटलेविन ने। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं? तो ये किया जाता है समस्यात्मक बच्चों के लिए। उपचारात्मक विधि का प्रयोग समस्यात्मक बच्चों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो ये बताता है प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया दो तत्वों पर आधारित है, कौन सा? तो परिपक्वता और पूर्व अनुभव से लाभ। परिपक्वता और पूर्व अनुभव से लाभ। अधिगम की प्रक्रिया दो तत्वों पर आधारित है, परिपक्वता और पूर्व अनुभव से लाभ। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया है? तो चेतन और अचेतन रूप में जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अगला प्रश्न है, अधिगम का आधार है? तो यह है परिपक्वता। अगला प्रश्न है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं या किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये कहा है गिलफोर्ड ने कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं? तो ये हैं थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, अधिगम की विधियां हैं? तो ये हैं 8। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, कक्षा में पढ़ाई जाने वाले सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्यों से मुश्किल हो। अगला प्रश्न है, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो प्रतिक्रिया होगी बालक के प्रयास की सराहना करना। अगला प्रश्न है, एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए उचित है? तो यह है कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि तो छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं, तो इसका आंसर है यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। ये वैसे नहीं आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में क्योंकि ये वन लाइनर नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो जो पैदा नहीं होगी वो होगी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है, ये भी नहीं आएगा तो इसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है,
डन। ये भी नहीं, इसे भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं पूछेगा आपके पेपर में, इसे छोड़ देते हैं। जो आने वाला है पेपर में उसे ही हम लोग देखेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसे हम लोग छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है, तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। ये भी नहीं आएगा तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अनुशासन की समस्या का समाधान के लिए एक सुझाव यह भी अच्छा है। कौन सा सुझाव अच्छा है, तो छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद तो शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है। तो जो हानि होती है वो होती है वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु विषय का होना जरूरी है, तो वो पुस्तकालय का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक कि छात्र इसके लिए इच्छुक न हो। अगला प्रश्न है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने के उपाय यह है कि, तो कौन सा उपाय है, उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होता है, तो छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। ये भी लंबा आंसर है तो ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होगा, तो शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। अगला प्रश्न है, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं, तो नहीं, क्योंकि छात्र की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य तभी उपयोगी होता है जब वह, कब उपयोगी होगा, जब छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। ये भी लंबा आंसर है तो हम लोगों को बस वन लाइनर देखना है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। अगला प्रश्न है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए जिससे कि उससे छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करेंगे, तो शिक्षण की नई नई विधियों को सीखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है, तो यह है रीडिंग। अगला प्रश्न है, वृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है, तो कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व है, तो अध्यापक व छात्र, अध्यापक का, ये छात्र नीचे वाले में है। विद्यालय का आधार स्तंभ होता है तो वो होता है छात्र। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ है तो बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो तो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि है, तो यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं, तो मित्र का। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो कि अपने विषय में अच्छा हो। अगला प्रश्न है, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग तो शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए, तो अपने ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण का पहला चरण है, तो यह पहले से योजना बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि
कि विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, जब एक छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत उपाय करना चाहिए। तो वास्तविक कारण की खोज। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे। तो बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ये वन लाइनर है तो आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन में दिया जाए तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो वन लाइनर में है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा। बाकी हम लोग ऑप्शनल में भी क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है। तो वो है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है। तो वो है उद्देश्य के क्षेत्र में। ये छोड़ देते हैं, ये नहीं पूछेगा, वन लाइनर हम लोग बस देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में कौन सा एक गुण सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। तो वो है आवश्यक विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। तो ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। अगला प्रश्न है, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं। तो जो रूसो का पुस्तक है एमिल, उसमें शिक्षक संबंधी विचार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने लिखी है। तो जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है, डीवी सीखने का आधार किसे मानते थे। तो वो मानते थे क्रियाओं को। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय है। एजुकेशन शब्द का जन्म एजुकेयर शब्द से हुआ है या किस भाषा का है। तो ये है लैटिन भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा। तो एडम्स ने। और त्रिध्रुवीय पूछ ले तो वो कहा था जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण हैं। तो यह है उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर है। तो मनोविज्ञान। ये छोड़ देते हैं, वन लाइनर नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे कार्य करना चाहिए। तो वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। तो शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। अगला प्रश्न है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा। तो जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है, छात्रों को निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए जिससे कि छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गिजू भाई को किस उपनाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है बाल गांधी से, बाल गांधी के उपनाम से। अगला प्रश्न है, गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है। तो वो है शिशु शिक्षा। अगला प्रश्न है, गिजू भाई लिखित पुस्तक का क्या नाम है। तो वो है दिवा स्वप्न। गिजू भाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दिवा स्वप्न। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान में रखिए। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं। तो वो मानते हैं योग को। अगला प्रश्न है, मनुष्य बनने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन है। तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो वह है वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि आदि। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। तो वो है प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो वो हैं किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो वो हैं फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है। तो खेल द्वारा। अगला प्रश्न है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। तो वो किया है जे.एम. ओझा ने। विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है।
तो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को। अगला प्रश्न है लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं, तो उसे कहते हैं भौतिक अंतर। अगला प्रश्न है पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति सदार्थ आधारित होती है, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति संप्रत्यय है, तो यह है संज्ञानपरक, क्रियापरक व संवेगात्मक। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए, तो वो देखा जाने विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं एमिल से। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है, तो जॉन डेवी ने। अगला प्रश्न है एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है, तो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान। अगला प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन है, तो यह कथन है रूसो का। ये छोड़ देते हैं, ये वन लाइनर नहीं है। अगला प्रश्न है वंशानुगत रोग है, तो वह है वर्णांता हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, तो वर्णांधता का रोगी, वर्णांधता का रोगी। अगला प्रश्न है मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिरस्राव बंद न होना बीमारी है, तो यह है हीमोफीलिया क्या। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम की इकाई है, तो वह है जीन। अगला प्रश्न है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, तो लेमार्क। अगला प्रश्न है वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की, तो मटर पर। अगला प्रश्न है कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो अनुवांशिकता। अगला प्रश्न है शिशु की औपचारिक संस्था है, तो विद्यालय। अगला प्रश्न है अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है, तो शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है, तो बुद्धि। अगला प्रश्न है बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो घर का। अगला प्रश्न है वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, तो व्यक्तित्व निर्माण में। अगला प्रश्न है भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो घर का। अगला प्रश्न है वर्णांध रोगी किस रोग में किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है, तो लाल और हरे रंग में। अगला प्रश्न है पाइसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है, तो ये है मटर का। अगला प्रश्न है वंशानुगत गुण है, तो जन्मजात। अगला प्रश्न है संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, तो 50%। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, इसे कौन सा दोष कहते हैं, तो प्रोटीन दोष। अगला प्रश्न है वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, कलाकार। अगला प्रश्न है व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, तो वंशानुक्रम से। अगला प्रश्न है वंशानुगत सिद्धांत के बीज रूप प्राप्त होता है, तो अरस्तु के कथन में। अगला प्रश्न है दूध के दांत होते हैं, तो 20। अगला प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, तो 270। अगला प्रश्न है कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि। और जो ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है ये मातृप्रेम है, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है ये एक पितृप्रेम ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, तो 1 वर्ष में। अगला प्रश्न है स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, तो अनियमित। अगला प्रश्न है हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। अगला प्रश्न है कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो गर्भावस्था से। अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया चलती है, तो ये चलती है जीवन प्रयत्न। अगला प्रश्न है जन्म के समय बालक बालिका से लगभग, तो ये 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न है किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं, तो जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न है शैशव काल का नियत समय है, तो जन्म से 6 वर्ष।
अगला प्रश्न है स्व केंद्रित अवस्था होती है तो शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था तो फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न है भूख और प्यास है तो जन्मजात प्रेरक। अगला प्रश्न है बालक की प्रथम पाठशाला है तो परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं तो 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन परडानी के जन्मदाता हैं तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं तो 1/2 भाग पिता से और 1/2 भाग माता से। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया तो गोडार्ड ने। अगला प्रश्न है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है तो 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए तो 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं तो 9 से 15 माह के मध्य। अगला प्रश्न है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो 500 ग्राम। अगला प्रश्न है जन्म के समय बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजनापूर्ण। अगला प्रश्न है पूर्व किशोरावस्था होती है तो 12 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है उत्तर किशोरावस्था होती है तो 15 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है किसने कहा है तो ये कहा स्टैनले हॉल ने। अगला प्रश्न है अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है तो पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं तो अधिक उग्र। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है किसका कथन है तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कहा है ये गलत दिया है किल पैट्रिक होगा टाइपिंग में मिस्टेक है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं तो ये कहते हैं एडोलेसेंस। अगला प्रश्न है बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है तो होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है तो किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस पुस्तक किसकी रचना है। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है तो वो है स्टैनले हॉल की। अगला प्रश्न है किशोर में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं कथन है तो ये है स्टैनले हॉल का। अगला प्रश्न है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए तो किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो अमेरिका के। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया तो संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के प्रमुख विशेषता नहीं है तो संचय की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है तो संवेगों का आधिक्य कल्पना की बहुलता मानसिक विकास। अगला प्रश्न है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो यह है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला प्रश्न है किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है तो किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है तो विषमलिंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक वास्तविक जगत में आ जाता है तो किशोरावस्था के बाद। अगला प्रश्न है संवेदनशीलता अवलोकन प्रत्यक्षीकरण स्मृति ध्यान कल्पना चिंतन बुद्धि तर्क आदि में वृद्धि होना है तो मानसिक विकास। ये छोड़ देते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्रों को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। ये कहा है तो कनिंघम महोदय ने कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है तो ये कहा है कनिंघम महोदय ने। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है तो अस्थिरता की अवस्था। अगला प्रश्न है बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है तो किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व है तो शिक्षक एवं बालक दोनों पर। अगला प्रश्न है अंधे बालक होते हैं तो जिसकी दृष्टि एक्विटी
होती है 20/200। अगला प्रश्न है सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है तो संतुलित। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया तो गॉल्टन ने। अगला प्रश्न है बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है, तो ये कहा है बकिंघम ने। अगला प्रश्न है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो ये किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था तो अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो पाठ्यक्रम का। बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं तो आप लोग इसे देख लीजिए। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो बिने, टर्मन व स्टर्न ने। और जो द्विकारक सिद्धांत है उसे किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत तो थार्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत तो थर्स्टन ने। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत तो जी थॉमसन ने। क्रमिक महत्व का सिद्धांत तो बर्ट और बर्नन ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत तो जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत तो फिलिप बर्नर ने। त्रितत्व सिद्धांत तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। बुद्धि का पॉस मॉडल तो जेपी दास ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। जीएस कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो यह है आर्मी अल्फा टेस्ट। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो आर्मी बीटा टेस्ट, जिसे शिकागो अशाब्दिक टेस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अशाब्दिक परीक्षण या निष्पादन परीक्षण से। अगला प्रश्न है एडवर्ड ली थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि है तो बुद्धि है अमूर्त। अगला प्रश्न है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है समय, धन और श्रम की। अगला प्रश्न है बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया जाता है, किसका कथन है, तो यह थार्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि को सामाजिक, यांत्रिक और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया जाता है। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, मत है तो यह है वोरिंग का। अगला प्रश्न है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। अगला प्रश्न है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के पिता हैं तो हार्वर्ड गार्डनर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है तो सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल दिया था तो आरबी कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है तो 25 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया परीक्षण समूह देन है तो भाटिया बुद्धि परीक्षण की। अगला प्रश्न है शाब्दिक समूह परीक्षण देन है डॉक्टर जे मोरे की। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है तो जेपी गिलफोर्ड का। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसका है, तो यह है थर्स्टन का। पदानुक्रम बुद्धि सिद्धांत के पिता थे तो बर्नन। अगला प्रश्न है बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, मत है तो लेवेटर का। अगला प्रश्न है आईक्यू को परिभाषित किया था तो विलियम स्टर्न ने। अगला प्रश्न है किस परीक्षण में समय अधिक लगता है, तो व्यक्तिगत। धन की बचत होती है तो सामूहिक परीक्षण में। अगला प्रश्न है मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने कहा है तो गामक या यांत्रिक बुद्धि। अगला प्रश्न है एलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है, तो पास एलांग परीक्षण के नाम से। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है तो मानसिक विकास की दर का। अगला प्रश्न है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस पर निर्भर करती है, किस प्रकार पर निर्भर है, तो उत्कृष्ट बुद्धि। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है, तो विशिष्ट बुद्धि। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है, तो बहुखंड का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता है तो एक इकाई के रूप में। अगला प्रश्न है बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया, तो स्पीयरमैन ने।
अगला प्रश्न है बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है व्यापार खिलाड़ी, राजनेता, नेता, अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? तो ये होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से प्रमुख संबंध है? तो तादात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी की रचना की थी? तो मॉर्गन व मूरे ने। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है? तो मास्लो से। आवश्यकता सिद्धांत का संबंध है? तो मास्लो से। अगला प्रश्न है टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो 31। अगला प्रश्न है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण या रोडसा मोर्स परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो 10। हरमन रोडसा मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो मैस्लो। सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे? अल्पोर्ट। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक थे? सेल्डन। इदम अहम पराहम का संबंध है? तो फ्रॉयड से। टीएटी परीक्षण कितने घंटों का है? तो 2 घंटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचेतन तत्व पर अत्यधिक जोर दिया है? तो फ्रॉयड ने। अगला प्रश्न है अहम का संबंध है? तो यथार्थ जगत से। इदम का संबंध है? तो पाश्विक जगत से। परा अहम का संबंध है? तो संस्कार नैतिकता से। टीएटी परीक्षण की खोज कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। स्याही धब्बा परीक्षण में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये पर्सोना शब्द से लिया गया है। प्रक्षेपण विधियां मापन करती हैं? तो व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडसा बुद्धि परीक्षण निर्मित हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? किसका परिभाषा है? तो मॉर्टन का। बालक के व्यक्तित्व के विकास का आरंभ हो जाता है? तो शैशवावस्था से। अगला प्रश्न है भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं? तो कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान। अगला प्रश्न है व्यवहार ही व्यक्तित्व है, कहा है? तो वाटसन ने। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है? किसका कथन है? तो वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख है? कौन सा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कुछ विधियां हैं और उनके जनक हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। निगमन विधि के भी अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक हैं। खेल विधि के कोल्डवेल कुक हैं। डॉल्टन विधि के हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। हर्बर्ट विधि या पंचपदीय विधि इसके हैं हर्बर्ट। किंडरगार्टन विधि के हैं फ्रोबेल। मॉन्टेसरी विधि के हैं मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के हैं ऑर्मिस्ट्रॉन्ग। गैरी विधि के हैं एडवर्ड। वेनेटिका विधि के हैं कॉल्टन वासगर्न। डेक्रोली विधि के हैं डेक्रोली। संवाद विधि के हैं प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है? तो ये कहा है रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो कोल और ब्रूस ने। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में बालक होता है? तो ये होता है बाह्य केंद्रित। अगला प्रश्न है संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए? तो सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है? तो यह है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है? तो समवयस्क समलिंगियों से। अगला प्रश्न है किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है? तो विषयी। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है? तो यह है सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है? तो ये होता है बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे समाप्त होते हैं सारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।